बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। बैक टू आवर प्लेस, दिस इज इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू पोस्ट इलेक्शन एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। ये भी उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी हैं, जो कि काफ़ी तवील थी, और ये भी उम्मीद है कि आप इंतखाबात के बाद अपनी थकान उतार चुके होंगे। चाहे आप एक वोटर थे, आप एक सपोर्टर थे, या महज आप एक व्यूअर थे। इन सभी सूरतों में हमें यकीन है इस बात का कि इंतखाब तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके नताइज और इसके हवाले से कई दरपेश जो चैलेंजेस हैं, इसके नताइज के हवाले से जो सवालिया निशानात हैं, उसका जवाब भी चाहते हैं और इस बात के मुंतज़िर हैं कि हमें पता चले कि ये कहानी जा किधर रही है। सो सबसे ज्यादा फोकस हमारा, मुझे लगता है, आज के प्रोग्राम में ये रहने वाला है। बिल्कुल, ये कहानी कहाँ जा रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो इंतखाबात के बाद सबसे बड़ा मसला जो है वो अदम इस्तेहकाम का मसला है, और यही मसला दीगर बड़े मसाइल के साथ जो कह लें इंटरकनेक्टेड है। इंतखाबात के बाद किसी भी जमात को आपको पता है अक्सरियत नहीं मिल सकी है। कौमी असम्बली के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक PTI के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी मजमूई तादाद 92 हो गई है, 93, लेकिन एक नून लीग में शामिल हुए तो अब उनकी तादाद जो है 92 है। मुस्लिम लीग नून अब तक उनके हवाले से बात करें तो सबसे नून लीग की 75, जबकि पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 सीट्स हासिल की हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो वो 17, जबकि दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 8 नशस्तें ली हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 3 ली हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने 4 ली हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2 नशस्तें हासिल की हैं। सो ओवरऑल ये अभी वही बात है कि अभी तक कोई पार्टी ने अक्सरियत हासिल नहीं की है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार अभी तक करेगी भी नहीं। कोई पार्टी अब नहीं कर सकती, क्योंकि 8 फरवरी गुजर गया और अब तो बहुत ऐसा है कि कौन किसके साथ, कौन किसकी कितनी बातें मान सकता है, या कौन किसको कितनी बातें मनवा सकता है। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से, चले इसको मुख्तसर ऐसे कर लेते हैं। तो ये वही जगह है जी, ये वही मोड़ है जो आज से तकरीबन 16-18 महीने पहले हमने देखा था। वही उसी किस्म का जोड़ तोड़ है। वही बिलावल हैं, वही शहबाज साहब हैं। पॉलिटिकल तनकीद का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है, कोई जरदारी साहब है। सियासी तनकीद का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। देयर इज नो मोर पॉलिटिकल तनकीद, अब हम साथ साथ हैं। इस हुकूमत के लिए अब बड़े और सख्त जो फैसले हैं वो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो फैसले किस हद तक हुकूमत कर पाती है। फिर जो इंतखाबी नताइज हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है, लोग नाखुश हैं जहां पे उनको लगता है कि उनके वोट का इस्तेहसाल हुआ है, जहां पे उनको लगता है कि उनके वोट जिस उम्मीदवार को उन्होंने दिया था उसकी तरफ से निकला ही नहीं है। खासतौर पे कराची में बड़े मसाइल हैं, कई हलकों में हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। अमीर जमात जो सिराजुल हक साहब है, उन्होंने नताइज को धांधली ज़दा करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की और तहकीकात के हवाले से कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, जबकि जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि यह धांधली का लिबादा पहनाकर PDM को दोबारा अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि जो अवामी मैंडेट है इसकी बेहरमती का दरवाज़ा खोलने पर जो इलेक्शन अरकान है फौरन मुस्ताफ़ी हों। ये दावे या ये मुतालबे तो नए नहीं है अर्मिला, लेकिन इस दफा जो पब्लिकली डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत ज्यादा है। वी मस्ट से वी रिप्रेजेंट पब्लिक, सो पब्लिक डिसअपॉइंट बहरहाल नजर आती है बहुत सी जगहों पे। एंड आई थिंक जहां जहां पे भी इबहम मौजूद है, इसमें कोर्ट्स इंटरवेंशन करें, कानून इंटरवेंशन करे, इसको जस्टिफाई जरूर होना चाहिए कि कहां पे ये धांधली हुई और कहां पे नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इंतखाबात के नताइज के हवाले से सदर मुमलिकत ने भी, अब डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। दूसरी जानिब आपको पता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। दोनों जमातों में राबते भी हुए हैं, साथ मिलकर चलने के हवाले से इत्तफाक भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया। आने वाले दिनों में या चंद कहले घंटों के अंदर ये जो सियासी मंजरनामा है क्या शक्ल इख्तियार करेगा, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में सलमान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम पोस्ट इलेक्शन ट्रांसमिशन। और इसके साथ साथ जी हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपका भी कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी शौकत पराचा साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। पहले तो हम इंतखाबात के हवाले से बात करें, दो कि हमने ट्रांसमिशंस में बात की भी है, बट स्टिल ये जो इंतखाबात के बाद एक सियासी मंजरनामा है, जो कोई भी पार्टी, कोई भी जमात के हवाले से हम बात करें, अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन अभी जो मामलात आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से हैं, जिनको तहरीक इंसाफ का बैक शामिल थी उनके साथ, आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में ये क्या रुख इख्तियार करेगी?
बहुत शुक्रिया। एक तो आपने शुरू में कहा कि व्यूअर्स की थकावट दूर हो गई और वो वापस आ गए, लेकिन हम जर्नलिस्ट जो है तो हमारी तो इमरान साहब अभी हमें तो हमारा काम खत्म होगा तो फिर थकावट का एहसास होगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये अभी इलेक्शन इसके हुए, इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ, अभी इलेक्शन हो चुके, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उससे भी ज्यादा जो नर्व्स पे बोझ है, फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे, फिर सदर ममलिकत के इलेक्शन होंगे, उसके बाद जाकर लंबी शायद एक्सरसाइज है ये। जी जी जी। अब हुकूमत सादी का जो मरला है, देखें जो वो रिजल्ट आया है, अब वो एक उसका दूसरा एंगल फिलहाल रखें, जो डिस्प्यूट वाली चीजें हैं। प्योरली अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें तो इस वक्त इलेक्शन 266 सीटों वाले थे, जिसमें एक दो सीटों पे नहीं हुए। तो दो बड़ी जमातें, अगर पीडीएम के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अब मिलकर वो सादा अक्सरियत में तो आ चुकी। असल मसला ये है कि जैसे खुद आपने कहा इमरान साहब के किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दो पार्टियों को हुकूमत बनानी है। या तो वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठ जाएं, या नून लीग और पीटीआई बैठ जाएं, या नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठ जाएं। अब एक सिनेरियो तो हम रिजेक्ट करते हैं कि पीटीआई और नून लीग मिलके हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। वो सादा अक्सरियत वाली हुकूमत बन जाएगी। फिर उसमें ये एक सीट या दो सीट या 4 सीट वाली पार्टियां इत्तेहाद में तो होंगे, लेकिन वो मजबूरी नहीं होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाली इस वक्त 130 प्लस पे आ गई कोalition, जो कि 266 सादा मेजॉरिटी जो है उससे ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह जब विमेन सीट मिल जाएंगी, माइनॉरिटी सीट मिल जाएंगी, तो 336 वाली जो पूरी असेंबली की अक्सरियत है उसमें फिर इनको वाज़ अक्सरियत होगी। अब पीटीआई ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने परसों हमारे ही आज टीवी के एक शो में हिंट किया था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हम कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन वो लगता नहीं है, क्योंकि जो कल की डेवलपमेंट्स हुई, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से, फिर आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, इनके करीब आने से ज्यादा इस पॉसिबिलिटी को जो खान साहब की अपनी सोच है वो भी रिजेक्ट करती है कि वो किसी के साथ नहीं बैठेंगे। वो जरदारी साहब के बारे में आपको क्या कहते रहे, तो मुझे जो लग रहा है कट इट शॉर्ट के वो नून लीग और पीपल्स पार्टी प्लस इनके इत्तेहादी बैठ जाएंगे, जिसमें मोस्ट लाइकली कि मियां शहबाज शरीफ या कोई और साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मुझे मियां नवाज शरीफ नहीं लग रहे इस स्टेज पे कि वो शायद वो आएंगे। ठीक है, इट्स गोना बी अ रेपिटेशन ऑफ दैट पीडीएम एपिसोड। आप भी यही कह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम वो एक गाना है लता मंगेशकर का, उसने ख्वाब तो कांच से भी नाजुक हैं, टूटने से इन्हें बचाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जितनी जल्दी ये मुलाकातें हुई हैं और जितनी जल्दी मुस्कुराहटों के तबादले हुए हैं, खास तौर पे बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, आप इसको कैसे देखते हैं जी? क्या ये प्यार का सिलसिला पुराना है और इलेक्शन एक बहाना था? देखिए, बात यह है, जैसे भी प्राचा साहब कह रहे थे, इस वक्त ऑप्शन उनके पास कुछ नहीं है। यही वो वाहिद ऑप्शन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लें। और ये पीडीएम पार्ट 2 की, जिसे आपने कहा, हुकूमत, क्योंकि पीटीआई के साथ ना तो उनके पास वो अक्सरियत है और ना शायद, जैसे प्राचा साहब ने कहा, मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि पीटीआई इनमें से किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी, और शायद हमारे बड़े भी नहीं चाहते कि वो हुकूमत बनाए। इसलिए पीटीआई को तो अपोजिशन में बैठना है। यही एक आइडियल है इस वक्त, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का है। और वैसे भी इनको पहले भी इंटैक्ट रखा गया था एंटी इमरान फोर्सेस के तौर पर, और अब भी वो इंटैक्ट रहेंगे अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद वो इंटैक्ट रहेंगे एंटी इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में। और यही इस वक्त एक सिचुएशन नजर आ रही है, मुझे कोई दूसरी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की हुकूमत बनेगी। तहरीक इंसाफ के लिए, आई मीन उसके बैक रहनुमाओं के लिए, इंडिपेंडेंट, अभी उनके पास आई बिलीव 25 फरवरी तक वक्त है मेरे ख्याल में। बेहतरीन फैसला इस वक्त क्या होगा इन रहनुमाओं के लिए? वैसे तो मेरे नजदीक जो भी अपोजिशन में बैठेगा वो एंजॉय करेगा।
क्योंकि जिस किस्म की हालात है पाकिस्तान के अच्छा। और जिस किस्म की पाकिस्तान के इकोनॉमी के चैलेंज है, ये पीडीएम की जो हुकूमत पार्ट 2 होगी, ये इनके लिए भी इतना आसान काम नहीं है कि वो लोगों को रिलीफ दे सकें। और खास तौर पे फिर एक कमजोर हुकूमत होगी, ये याद रखिएगा कि वो बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ नहीं आएगी। हुकूमत होगी जी। लेकिन एक जो शुरू में आपने बात की थी ना, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, ये मेरा डिबेट नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज से नताइज को जारी करने में ताखीर इख्तियार की है ना, उससे बिला वजह एक डाउट पैदा हो गया। अब ये इलेक्शन कमीशन को भी कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें आपके प्रोग्रामों में भी हमने जिक्र किया था कि ये कहते थे कि हमने एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है जहां कोई किसी किस्म की ताखीर नहीं होगी। अब ये जो रात गए से लेकर सुबह तक का जो मामला था, और उसके बाद भी देखिए कि अगले दिन भी सारा दिन जो चलता रहा, वो बिला वजह एक इब्हाम इन्होंने पैदा कर दिया और डाउट पैदा कर दिया इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर कराची के इलेक्शन के बारे में रात 11:30 बजे मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी 18 सीटें हमारी हैं, 17 उनको मिल गई हैं। तो इसलिए इलेक्शन के बारे में भी डाउट पैदा हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है, बाकी सियासी जमातें तो हार के कहती हैं कि हमें हराया गया है, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमेशा से क्वेश्चन मार्क रही है, और इस दफा भी क्वेश्चन मार्क रही है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की पोजीशन जो लगता है कि उनकी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मेरा पॉइंट ये भी है, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस सारे सिनेरियो के अंदर शायद पहले भी इसी तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स इसी तरह से आते हैं, लेकिन जो पब्लिक है इस बार उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि जिस नंबर ऑफ पीपल जिस तरह से बाहर निकले हैं इस बार वोट कास्ट करने के लिए, चाहे उन्होंने किसी भी जमात को वोट डाला है, लेकिन जो एक टर्न आउट है और उसके बाद जो लोगों के अंदर एक कंसर्न है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस है, उसने भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। देखिए, वो ठीक बात है आपकी कि लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि वो इलेक्शन जो है उस तरह से चुरा लिया गया। मैं उस तरह नहीं exactly. वो असल में हुआ ये है कि कल आप देखिए ना, रात 9 बजे से लेके कोई सुबह 2 बजे तक का जो परसेप्शन था मीडिया का, और उसमें जो कैंडिडेट बर्तरी हासिल किए हुए थे जो मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिर वो सुबह जाके कुछ चेंज हो गए सारे के सारे। तो इसलिए लोग डाउट करेंगे, लेकिन अब मसला ये है कि उस डाउट को पैदा किसने किया और उस डाउट को मेंटेन किसने किया, और उस डाउट को अब कोई जवाब देने के लिए तैयार ना हो। यानी आज आप इलेक्शन कमीशन से पूछो ही ना कि ये बताइए जो ताखीर हुई है इसके जिम्मेदार कौन है, आपका वो मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं काम कर सका, क्यों नहीं वक्त के ऊपर नताइज आ सके, और ये जो 20-20 हजार मुस्तरद वोट हुए हैं, कहीं 16,000 कोई 20,000, ये बहुत से सवालात हैं, लेकिन चलेंगे। लेकिन इस वक्त तो गवर्नमेंट बनने जा रही है ना, तो वो गवर्नमेंट, मैंने जैसे प्राचा साहब ने भी कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का ही इस वक्त एक आइडियल जोड़ा है। अच्छा, जो आगे जाएगा। आइडियल जोड़ा, अच्छा, अच्छी टर्म है। अच्छा जी प्राचा साहब, एक तो ये कि इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे पीडीएम गवर्नमेंट में, तो बिलावल साहब से जब पूछा गया कि आपने उनको क्यों बनाया, तो और इनफैक्ट पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ था कि जो उनका राइट था, फर्स्ट राइट था उनका कि वो बने। हम अगर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अब भी फर्स्ट राइट पीएमएलएन का ही नजर आता है, लेकिन क्या कहीं पीएमएलएन भी ये स्पेस पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार है कि अगरचे के राइट उनका है, लेकिन बिलावल साहब को मौका दिया जाए, बिकॉज वो न सिर्फ ख्वाहिशमंद हैं बल्कि पूरी कैंपेन करते रहे हैं और तनकीद भी करते रहे हैं किसी की चौथी बार वजीर आजम बनने के ऊपर। तो डू यू थिंक ये स्पेस कहीं ना कहीं पीएमएलएन दे सकती है बाय सेक्रीफाइंग एंड गेटिंग समथिंग एल्स फॉर दिस? देखें, दैट्स अ रियल क्वेश्चन कि अब ये जो बोझ है कौन उठाता है, और बोझ इसलिए है कि 16 महीने में जो इस कोalition को प्रॉब्लम्स आई, क्या वो प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई और इनके लिए गुडी का आगे सिनेरियो? नो, इनको वही सख्त फैसले कंटिन्यू करने हैं, इनको वही जो महंगाई है वो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस है ही नहीं। और ऊपर से ये कंट्रोवर्सी जो शुरू हो गई कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन डाउटफुल है या इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इससे और दुनिया में कौशल आ गया। तो लिहाजा अब जो हुकूमत बनेगी, मैं तो समझता हूँ कि ये बर्डन है, जो भी उठाए वो जैसे पहले कहते रहे कि हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए या श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए जो सख्त फैसले हुए, वो IMF का एग्रीमेंट जो खुद खान साहब करके गए थे, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। पेट्रोल में 100 रुपए जो सब्सिडी वापस ली, उससे हर चीज महंगी हो गई, उसका भी बिल्कुल सादा फार्मूला है। तो क्या अब वो सिनेरियो खत्म हो चुका? नो। क्या अब वो मसाइल खत्म हो चुके? नो। क्या आने वाले दिनों में
जो भी हुकूमत बने, और फॉर दैट मैटर लेट्स हाइपोथेटिकली सो फार सपोज के ये PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, Okay. तो क्या इनके लिए और मुश्किल फैसले नहीं करना होंगे? यकीनन करना होंगे। उसका फर्क क्या होगा? वही पॉपुलैरिटी अगर कुछ रह गई है तो वो भी नीचे चली जाएगी। लिहाजा ये इतना आसान नहीं है, और इसीलिए कुछ पीपल्स पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं, मसलन फैसल करीम कुंडी साहब उनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कल मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, वो तो कह रहे थे कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो इमरान साहब कहीं ऐसा ना हो कि PTI कहे हम भी अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी कहे हम भी अपोजिशन में, नून कहे हम भी अपोजिशन में। ये इंटरेस्टिंग है। ये मामला This is ये interesting. मामला कि कौन कुर्बानी दे, क्योंकि इस वक्त वो इसमें इन कोई सोशल शक- मीडिया में पराठा सब चल रहा था ना कि अगर मुल्क में कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइट नहीं गई 3-4 दिन से ऐसे ही चलता रहे मुल्क सिस्टम, तो ये वही बात होगी। अच्छा सलमान आबिद साहब, जिस तरह भी पराठा साहब ने कहा- वैसे कोई ना बैठे, क्या पता हालात अच्छे हो जाएं। नहीं, लेकिन ये देखे ना, जो मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। जी आप कर ले कंप्लीट। अभी तक ना PM प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, और अगर के कोई ऐसा भी शख्स आ सकता है, हो सकता है जिसको सारे कबूल करें। तो ये जरूर हमें ग्रे एरिया रखना चाहिए। जो फैसले हो रहे हैं उसके मुताबिक अभी कोई हतमी नहीं है नाम के कौन ठीक है, कोई हतमी फैसला नहीं है सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अभी पराठा साहब ने भी कहा। लेकिन ऑब्वियसली हर पार्टी जो इस वक्त थोड़ी बहुत अक्सरियत रखती है उसकी ख्वाहिश ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनकी पार्टी में से या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मिले। लेकिन अभी हम इलेक्शन वाले में सवाल पे दोबारा आऊंगी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी या ओवरऑल इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा देखा भी गया, इस पर कंसर्न्स का इजहार भी किया गया। ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट डालेंगी हमारे जो इलेक्शन के आगे आइंदा सिचुएशन क्रिएट होने वाली है? देखिए बात ये है, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, हाँ। और उसके ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर से अमेरिका ने अपने कंसर्न शेयर किए थे। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने रिएक्ट किया है, वो बहुत जिसे कहते हैं ना शिद्दत के साथ आया है। और ना सिर्फ मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, और हमारे यहाँ बेशुमार ममालिक ने भी इस पर अपने सीरियस कंसर्न शेयर किए। इसीलिए पराठा साहब की इस बात को मैं इंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसके पास एक बैगेज इस इलेक्शन के नताइज के ऊपर भी होगा, और वो बैगेज जो है ना वो परसेप्शन का बन जाता है। देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने एक परसेप्शन बना दिया। अगर आप BBC की रिपोर्ट देखें, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। इसी तरह से बाकी मीडियाज को उठा के देखें तो ये कि पीपल्स मैंडेट जो है, अब डाउन का जो अदारिया है कि आपको पीपल्स मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी होगी, ये चीजें ऐसी हैं कि जिस पे बेशुमार सवालात उठ रहे हैं। अब इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बार बार हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में ये डिबेट होती है कि जी हम एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम रहे और अगला दफा जो है ना इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, अब वो भी हम इस दफा फिर भुगत रहे हैं वही बड़ी सिचुएशन। और दुनिया के तजर्बों से हम तो कुछ सीखते सिखाते कुछ नहीं है। यानी अब आप देखिए ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हमने इलेक्शन करवाया, हमने जुडिशरी के जरिए इलेक्शन करवाने की कोशिश की, हमने निगरानों के जरिए इलेक्शन करवाने की कोशिश की, कोई उसका नतीजा निकलता है? कोई हम एक लेजिटिमेसी क्रेडिबल इलेक्शंस को करने में कामयाब होते हैं? मेरे ख्याल में लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। हमारा जो टर्न आउट है सलमान साहब, वो इसका बेहतरीन क्या कहते हैं गमाज है। स्टार्टिंग विद 2013 54 से 52 सर आप उसमें टर्न आउट पे भी देखें, एक मुसलसल कभी आ रही है, बहुत तो से मतलब एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर आवाम का सर बहुत से देखिए ना, बहुत से लोगों ने ये सवालात उठाए हैं और ये रिपोर्ट्स हुई हैं कि पोलिंग जो है वो अपने वक्त से शुरू होने की बजाय 1.5-2 घंटे लेट शुरू हुई है क्योंकि अमला ही नहीं पहुंचा वहां पे। तो ये जो हम इस तरह की चीजें करते हैं और आज की दुनिया में जाके ये बुनियादी नोयत के सवालात पे जब हम बहस करते हैं और जो मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर बड़ी डिबेट होनी चाहिए और ये अकाउंटेबल होना चाहिए। जो गए हुए अमले को चैलेंजेस दरपेश आए हैं, खासतौर पे खवातीन असातिज़ा जो वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, वो जो हम तक खबरें पहुंची हैं वो तो आंख खोल देने वाली हैं, हैरान कुन है कि किस कदर बदतरीन इंतजाम किए गए थे। कुछ तो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं, कुछ तो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं, जैसे लिया के DCO का खालिद परवेज साहब का मौकफ आया है कि उनको कमिश्नर की तरफ से कितना दबाव था कि किसको जिताना है, किसको हराना है। इसी तरह से कुछ और प्रिजाइडिंग
ऑफिसर ने कहा कि हम पे प्रेशर था कि नताइज को तब्दील कर दे। अच्छा, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, अब ये जो तकरीबन 92 इस वक्त वोट्स हैं, मेंबर्स हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, एक तो आपने कहा कि एंजॉय वो करेगा जो अपोजिशन में बैठेगा, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन में बैठने का एक नुकसान मैं कह सकता हूं वो ये भी है कि शायद आप उतने बड़े फैसले अपनी मर्जी के नहीं कर सकते, डेफिनेटली उस तरह प्रेशर नहीं पुट कर सकते, जिसमें जारी बात है आपकी लीडरशिप ज़ेरे अताब है, आपकी पार्टी को चैलेंजेस है, आपके पास पार्टी सिंबल नहीं है, तो फिर दूसरी जानिब ये इनका उसूल भी बड़ा मुश्किल होगा। जो लीडरशिप है इस वक्त उसके लिए क्या फैसला बेहतरीन है जिसमें कुछ मफादात का उसूल भी हो जाए, अपनी पावर भी रिटेन हो और अवाम ने जो मैंडेट दिया उसकी भी रिस्पेक्ट हो, जारी बात है अवाम भी चाहेंगे कि उनको डिलीवर किया जाए। देखिए, ये जो था ना कि हमने इमरान खान को एलिमिनेट करना है पॉलिटिक्स से, इस इलेक्शन के नताइज ने वो एलिमिनेट वाली बात खत्म कर दी है। अब वो रेलिवेंट हो गया क्योंकि उनको बहरहाल 92 सीट्स और लोगों ने वोट तो इमरान खान के नाम पे दिए ना, तो अब पार्टी इमरान खान की जो है ना वो रेलिवेंट है इस वक्त। अब मसला सिर्फ ये है कि जैसे अभी प्राचा साहब कह रहे थे कि जो बड़े बड़े सख्त फैसले करने हैं मईशत के तनाजुर में, तो उसका बोझ भी तो आएगा ना, वो फिर उसको एंजॉय कौन करता है? हमारे यहाँ तो अपोजिशन ही करती है, वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स करती है, पॉलिटिकल स्कोर करती है, और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी पहले से मौजूद है उस पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा। हुक्मरान तबकात के लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने ना सिर्फ सख्त माशी फैसले करने हैं बल्कि लोगों को रिलीफ भी देना है, और जब वो लोगों को रिलीफ देने की तरफ जाएंगे तो फिर IMF के साथ जो नया मामला तय होना है उसमें भी कितना आपको गुंजाइश मिलेगी, कितनी स्पेस मिलेगी। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस वक्त जो भी अगर अपोजिशन में बैठता, जैसे भी प्राचा साहब ने मजाक में कहा कि सारे ही बैठना चाहेंगे, शायद कोई हुकूमत ना करना चाहे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बड़ी मुश्किल है। और इसकी एक और वजह मैं बताता हूं, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, इसको अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी, लेजिटिमाइज किया जाएगा। फैसले फिर उनके हाथ में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जी। वो फिर एक पूरी कोर है, उसके साथ बैठ के आपको फैसले करने हैं, आप इंडिपेंडेंट फैसले करने की पोजीशन में भी नहीं। मैं जरा शौकत प्राचा साहब कोई 1-1.5 मिनट है, उसमें मुझे ये बताइए, एक तो ये जो मोहसिन नकवी साहब का रोल है जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो वो मीडिएट कर रहे हैं, अपनी रिहाइशगाह भी उन्होंने फराहम की और यू नो बेटर देन मी, एक तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि अगर एक बात तय है कि अगर एक पार्टी का सदर होगा तो दूसरी का वजीर आजम होगा, जिस तरह की बात चल रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, जो भी फैसला होता है, तो इस दफा इस कॉपरेशन को आप कैसे देखते हैं? पहले थोड़ा सा काम किया है वैसे नून लीग ने जरदारी साहब की प्रेसिडेंटशिप के अंदर, नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन अब मामलात मुख्तलिफ है। ना नवाज शरीफ साहब के पास वो 150 नंबर्स हैं और ना जरदारी साहब का वो स्टेटस होगा, वो 5 साल के लिए आएंगे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं दोनों पॉइंट्स पे? जी, एक दो चीजें हैं जो मैं जरूर इस हवाले से बयान करना चाह रहा हूँ। मसलन क्या आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के होते हुए, सैयद खुर्शीद शाह साहब या ख्वाजा आसिफ के होते हुए, मियां शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो के होते हुए मीडिएशन की कोई जरूरत नहीं है। वो फीलर ऐसी खबरें आ जाती हैं, लेकिन दे आर द पॉलिटिशियन, दे कैन स्पीक टू ईच अदर, दे कैन टॉक टू ईच अदर। देखे ना 88-87 से ये एक दूसरे को जानते हैं। जब जरदारी साहब की शादी हुई थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा से, तो मीडिएशन की, क्योंकि दूसरी बात यह है कि नकवी साहब तो आए तो थे ना चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो भी तो लाए गए थे, इन्हीं की तरफ से लाए गए थे। तो लिहाजा एक चीज तो क्लियर है कि ये खुद भी बात कर रहे हैं और इनके दोनों के जो बैक चैनल हैं वो भी आपस में बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात और भी इम्पोर्टेंट है, मैं जरूर उस पर बात करना चाह रहा हूँ, चाहे PTI अपोजिशन में बैठे या कोई बैठे, सियासी जमात का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज इट्स वोट नंबर्स। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपील आए, फिर वोट के जरिए वो गवर्नमेंट में आए। पाकिस्तान में अपोजिशन में बैठना कोई खुशी की खबर नहीं होती, और फॉर दैट मैटर ये दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। कोई भी सियासी जमात हो, ट्रंप लड़ेगा तो कहेगा मैं सदर बनूं, बाइडन लड़ेगा तो वो कहेगा मैं सदर बनूं, मोदी कहेगा कि मैं मसलसल कंटिन्यू करूं। तो आप अपोजिशन में बैठकर बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। फिर PTI के हवाले से भी ये नहीं है कि दे हैव अ फ्री राइड, उनकी लीडरशिप अंदर है, उन पर केसेस हैं, क्या वो इस अपनी स्ट्रेंथ को, और ये भी सवाल है बरकरार रह सकती है पूरी या नहीं, क्योंकि कल जिस तरह आप ही के शहर में, ये कल की बात है, शेख रोहेल असगर साहब को वो हरा रहे थे, बड़े नारे लगा रहे थे, और कल शाम को वो मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े वसीम कादिर साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनकी कितनी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। लेकिन फर्ज किया किसी जमाने में नून लीग के पास भी 16 MNAs थे,
पीपल्स पार्टी के पास किसी जमाने में 14 MNA से पूरी असेंबली की मुद्दत गुजरी थी, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। अपोजिशन में बैठना मुश्किल, लीडरशिप के खिलाफ केसेस, स्ट्रेंथ को वो अपने लिए बार्गेन के तौर पर, अपने लिए किसी न किसी हवाले से रिलीफ के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन, मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो तकरीबन आज जब पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास खत्म होगा, आज रात लाहौर में ही है, उसके बाद एक वाज़ेह हमें पिक्चर नजर आ जाएगी। ठीक हो गया। पराचा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सलमान आबिद साहब आप भी हमारे ज्वाइन करे रखिएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन ब्रेक से पहले हम कर रहे हैं और वो ओब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से है। मरकज के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब पे भी हमने बात करनी है, लेकिन मरकज इस वक्त चूंकि ज्यादा मरकज निगाह है और उसमें भी लाहौर ज्यादा मरकज निगाह है। शौकत पराजा साहब, जब ब्रेक से पहले हम जा रहे थे तो उसमें एक तो हम बिलावल और इनफैक्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें अवाम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके अंदर एक तो नेचुरल रिजल्टमेंट होती है ना, अगर मैंने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है और नून लीग गवर्नमेंट में आ रही है तो नेचुरली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा जो हिस्सा है आवाम का, जाहिर बात है उसमें इबहम पाया जाता है, और वो इबहम है कि जी हमारा वोट चोरी हुआ है या हमने वोट जिधर दिया ये नतीजा ठीक नहीं आया। अब इसका हल दो ही हल है, या तो दोबारा इंतखाब हो जाए या फिर कोर्ट्स के अंदर ये मामला जाता है, ये फॉर्म 45-47 का कंपैरिजन, तो उस पर फैसला आए और फिर अवाम शायद मुतमईन और फैसला ठीक आए। आपके ख्याल में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और साथ साथ अदालतों पे ये कितना बड़ा बोझ है और क्या ये जस्टिफाई होगा मामला, ये जो मुख्तलिफ मुतनाज़ा सीट्स हैं इनका? दो एस्पेक्ट हैं इसके। नंबर 1 एकेडमिक एस्पेक्ट क्या है, जो कानून या रूल में दिया हुआ है वो क्या है और उसकी प्रैक्टिस क्या है। अगर प्रैक्टिस पे हम आए तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, जो रिकॉर्ड है हमारा मादी का, कि कासिम सूरी जिसके जाली वोट वो भी लगे कि पांव के अंगूठों के वो ठप्पे लगे हुए थे, और उसने कासिम सूरी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि स्टे पर 5 साल गुजार दिए, यानी जो हुक्म इम्तनाई उन्होंने लिया अपने हक में, तो 5 साल वो बाकायदा डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे और वो केस अभी भी पेंडिंग है। तो ये तो हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम कितनी जल्दी इसको डिस्पोज करते हैं। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के आइन और रूल्स में हर मैकेनिज्म में मौजूद है। ये 45, 47, 49 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुपीरियर कोर्ट्स हैं, और वैसे जिस रफ्तार में अभी मादी में केसेस पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के चलते रहे, तो ये भी फौरन डिस्पोजल होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट तो बनना है, कारोबार ममलिकत तो चलना है। अब ये हो नहीं सकता कि जी जब तक ये 15 हल्के, 16 हल्के, 20 हल्के, 50 हल्के या 100 हल्के, क्योंकि बाबर अवान तो अब इसको 180 पर ले गए, बैरिस्टर फौर खान तो चलो फिर भी वो 130 से 140 तक रह गए थे। तो ये नहीं पॉसिबल ना कि जब तक ये फैसले नहीं हो तो अगला प्रोसेस नहीं होना। 14 दिन के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विनर की, जिन पर अदालत ने जो आजकल तो कुछ हल्कों पे कहा है ना कि रिजल्ट ना दे, तो ये भी मामला डिस्पोज हो जाएगा। वो वन और दी अदर वे, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। 14 दिनों के बाद नोटिफिकेशन होगा, 3 दिन के अंदर वो इंडिपेंडेंट्स अपनी ख्वाहिश करेंगे किधर जाना है, जो बहुत सारे पहले ही कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे आइन के आर्टिकल 51 में और 90 में बिल्कुल दर्ज है कि ऑन दी 21st डे आफ्टर द इलेक्शन, के इलेक्शन के 21 दिन के बाद कौमी असेंबली का पहला इजलास होना है जिसमें ओथ टेकिंग होगी। तो वो बन जाता है 8 और 21 29। तो 29 फरवरी को हर हाल में आइन की कदगन है कि 21 दिन के बाद 21वें दिन ऑन वर्ड ये नहीं है कि विद इन 21 डेज, ऑन 21st डे ऑफ आफ्टर द इलेक्शन। तो 21st डे आफ्टर द इलेक्शन इज 29th। तो 29th को हर हालत में आपने कौमी असेंबली का इजलास करवाना है। ओथ होगा, फिर तीसरे दिन जाके इजलास में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का वो चुनाव हो जाएगा, और उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि किसकी अक्सरियत है और तो कौन अक्सरियत में नहीं है। लेकिन मैं फिर वो अपना पॉइंट एक बार दोहराना चाह रहा हूं कि जो ये टर्मोइल बना हुआ है, इसमें
मसले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर 6 बजे पोलिंग खत्म हुई है और 9 बजे कुछ चैनल चला दें कि ये ग्राफिक्स बने हुए हैं लंबे लंबे और 125 उसको मिल गई, हालांकि उस वक्त कोई 4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट था, 5 का रिजल्ट था, तो कंफ्यूजन जो है ना वो चैरिटी बिगिन दैट कुछ हमारी तरफ से भी फैला है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब सलमान आबिद साहब, पंजाब की जानिब आते हैं। पंजाब के अंदर ऑब्वियसली नून लीग का इसको गढ़ तस्वुर किया जाता है और अभी भी हम जिस तरह से सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन अब पंजाब के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कैंपेन उन्होंने जोरों शोर से पंजाब के अंदर चलाई है और वो अपने इलेक्शन कैंपेन में बार बार ये जिक्र भी करती रही हैं, पंजाब के अंदर आप मुस्लिम लीग नून को लेकर या पीपल्स पार्टी को लेकर, चूंकि बिलावल ने भी अपनी कैंपेन को पंजाब की तरफ रखा था, तो क्या समझते हैं क्या होने वाला है? देखिए, पंजाब में भी वही कुलेशन होगा जो मरकज का कुलेशन है, ठीक है, और पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सिर्फ डाउट ये है कि क्या मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकेंगी, एक, और क्या अगर मरकज में शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की तरफ नहीं जाते तो क्या वो फिर पंजाब में आएंगे, एक, और तीसरा ये है कि जी हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की होगी लेकिन चीफ मिनिस्टर शरीफ फैमिली से नहीं होगा, वो कोई तीसरा बंदा भी सरप्राइजिंग नाम आ सकता है। तो इसका जैसे प्राचा साहब ने कहा ना कि अभी मरकज में भी कुछ क्लियर नहीं है, इसका कितना इम्कान है? सब पॉसिबिलिटीज तो मौजूद है, क्योंकि शरीफ फैमिली की फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही होगी कि मरियम नवाज जो है ना वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, लेकिन कुछ फैसले शायद उनसे भी ज्यादा किसी और जगह से भी हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये अभी देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो PMLN जो है वो स्ट्रांग है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट, ये 2008 वाला मॉडल है जिसमें पीपल्स पंजाब में शहबाज शरीफ वजीर थे और सीनियर वजीर जो है वो राजा रियाज साहब। आपने कहीं और की तरफ इशारा किया, थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं। जब कैंपेन भी कर रहे थे मियां साहब और जिस दिन वोट भी डाला उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमें मेजॉरिटी मिले, फिर उन्होंने अपनी स्पीच, जिसे वो विक्ट्री स्पीच नहीं कहते, उसमें भी उन्होंने कहा कि अच्छा होता है कि हमें सादा मेजॉरिटी मिलती है, और मैं बतौर एक शहरी या साफ़ी ये समझता हूँ कि यस बहुत अच्छा होता अगर एक फैसला साज हुकूमत आती, किसी की भी आती, लेकिन वो फैसले करने की उस तरह से सख्त रखती, क्योंकि अब क्लियरली हमें ये मंजर नजर आ रहा है जैसे हमने PDM की गवर्नमेंट देखी है कि हंग पार्लियामेंट है, मुश्किल सूरत हाल होगी, एक दूसरे को रूठना मनाना ऐसे चलेगा। तो जहाँ पे ये फैसले होते हैं या हुए हैं या इम्कान है कि हुए हैं, वहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? डोंट यू थिंक कि अगर फैसले हो ही रहे हैं तो ऐसे फैसले हों जो पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन हो? मे बी दे थिंक ये बेहतर फैसला है, लेकिन कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि PMLN जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना, सारा सिलसिला उससे उलट हो गया। नवाज शरीफ साहब तो 120+ सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं मिली है, और दूसरा ये कि PMLN के बारे में एक परसेप्शन ये था कि ये GT रोड की पार्टी है। अब वो GT रोड की पार्टी से भी वो हार गया, यानी अब फैसलाबाद से 10 में से 9 सीटें आप हारे हैं, शेखुपुरा से आप हारे हैं, बाकी जगह से आप हारे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन ज्यादा वर्स्ट है, यानी PMLN की पोजीशन जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक हैवी मैंडेट लेके सिंध से निकली है। पंजाब में उनकी पोजीशन वर्स्ट है, और पंजाब में उनकी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज इस वक्त चैलेंज भी हुई हुई है 45 के कॉन्टेक्स्ट में और 47 के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए जो PMLN को गेन करना था ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से बारगेन करती और ज्यादा बेहतर तरीके से डील करती, वो पोजीशन उन्होंने लूज की है। अब वो पोजीशन इस वक्त जरदारी साहब के पास है, वो कहते हैं कि जी ईवान सदर की भी बात हो सकती है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बात हो सकती है, मखलूद कुलेशन बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे भी बात हो सकती है। ताकतवर हल्के, मुझे एक मिनट, अच्छा, वो जो ताकतवर हल्के देखिए वो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रेलिवेंट रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो फिर आपकी बारगेन उनके साथ ज्यादा बेहतर होती है, जब आप कमजोर पोजीशन पे होते हैं तो फिर आपकी बारगेन पोजीशन जो है वो कमजोर होती है। आपने चैलेंज से निकालना है ना, आपने तो एक टफ सिचुएशन खड़ी कर दी। बात यह है कि बाज़ औक़ात हम मुल्क से ज्यादा ना या स्टेट के इशू से ज्यादा पर्सनालिटीज के क्लैशेस के दरमियान फंस के रह जाते हैं। एक जमाने में आपको याद है पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी, प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स होती थी, फिर एंटी इमरान खान एंड प्रो इमरान खान पॉलिटिक्स होती थी। तो हमारे यहाँ जो फैसला करने वाले तमाम स्टेक होल्डर हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो एक जिसे कहते हैं ना जातियात के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे पास एक और चंग होगा, उस पर हम बात करेंगे। वी नो के राजा साहब बड़े थके हुए हैं, उन्होंने बताया हमें वो ट्रांसमिशन से, तो हम तकरीबन ये सेंटीमेंट शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक आ रहे हैं, वापस आएंगे तो एक दफा फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, आपकी सुबह का साथी हम कहते हैं जी आपको कंपनी देने के लिए। और आज क्योंकि भरपूर पॉलिटिक्स है, सो कोशिश करें जरा पॉलिटिक्स आज हमने भी भरपूर पॉलिटिक्स करें, लेकिन हमारे शो के दूसरे हिस्से में आपके लिए पॉलिटिक्स के अलावा भी हमने एक थोड़ा सा टेस्ट रखा है आपके लिए। चूंकि शौकत पराजा साहब सीनियर साफी एनालिस्ट और सलमान आबिद साहब मौजूद है। शौकत पराजा साहब, ये ब्रेक पे जाने से पहले आबिद साहब ने एक सरप्राइज की बात की थी, या हम सभी कर रहे हैं। ये सरप्राइज कहां से आया है मियां साहब के लिए, अवाम की तरफ से या कहीं और से? आप क्यों ऐसी बात करते हैं जिससे दिल दुखता है? दिल दुखाने की बात करते हो आप। आज दिल दुखाने की या दिल डराने की? आप जवाब दे सकते हैं ऐसे सवालों का पराजा साहब, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है। देखे ना, अब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं हम उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाएं। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ ने तो परसों बयान दिया कि नेशन नीड्स अ हीलिंग टच। तो हम क्यों ना किसी हीलिंग टच की तरफ जाएं। और जिस तरह से हमारी बॉडी पॉलिटिक्स वुंडेड है, या हमारी मईशत जिस तरह खराब है, हमारा परसेप्शन खराब है, तो हम मिलकर किसी न किसी हीलिंग टच की तरफ से तो जा सकते हैं। एक हफ्ता हो गया पूरा हम यही कह रहे हैं कि मैंडेट पता नहीं किधर गया, मैंडेट चुराया गया, या धांधली हुई, या एनॉमलीज आई, या इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर सका। ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होता रहा, बल्कि ट्रंप और बाइडेन का अभी तक केसेस चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तो रियासत पाकिस्तान कहती है कि वो इलेक्शन ठीक नहीं करवाता। अभी सलमान आबिद साहब बांग्लादेश की एग्जांपल दे गए। खालिदा जिया की पार्टी ही पिछले इलेक्शन में नहीं थी, और वो हसीना वाजिद जो है वो अकेली ही लड़ी, अकेली ही जीत गई। तो क्या बांग्लादेश रुका किसी जगह पे? लेकिन वो अकेली भाग के सेकंड नहीं आई सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अकेली ही जीत गई, अकेली थी, अकेली जीत गई। तो बांग्लादेश ने प्रोग्रेस की। तो हमें मैं ये नहीं कह रहा इधर कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं फर्ज किया मैं कहूँ 90% गड़बड़ है, मैं एग्री कर लेता हूँ। तो क्या फिर भी लोगों का राइट नहीं है कि उनको अच्छी जिंदगी मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, सस्ती चीजें मिले? तो ये हीलिंग टच है जिसकी आर्मी चीफ ने बात की। इसलिए हर मुल्क का जहां से कोई कंसर्न आया तो एक सेंटेंस जरूर था जो शायद मैं उसको ज्यादा वेटेज दे रहा था कि वी आर ईगर टू वर्क विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये भी कहूं कि सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी। अब सर्टन को आप 80% कह दें, 50% कह दें, 30% कह दें। मैं इमरान साहब और मिस अरमला अगर मेरी ओपिनियन पूछें तो अगर 20% भी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में तो मैं उसको वेलकम करता हूं। अच्छा, ये जो जब बिलावल साहब तकरीरें कर रहे थे तो उनका बाकी अवाम के साथ जो उनका 10 नुकाती कवामी मुआहिदा था, उसके अलावा एक बात वो बार बार करते थे और वो कह रहे थे कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा। मियां साहब इंतकाम की सियासत करते हैं, ये बार बार आपको याद है, अपनी हर तकरीर में उन्होंने कहा, हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में कहा। अब जब वो पावर में आ रहे हैं या आ जाते हैं, जैसा कि हमें लग रही है एक तस्वीर नून लीग और तो खासतौर पर तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के हवाले से इन दोनों जमातों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, ऐसे लगता है। वो कह रहे हैं कि कोई जेल में नहीं होगा, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, मिसाल भी देते हैं अपने पुराने टेन्योर की, और दूसरी तरफ नून लीग को एक्यूज भी करते हैं। तो अगर दोनों बैठते हैं तो क्या इस बारे में भी कोई फार्मूला तय होगा कि कोई सियासी कैदी ना हो इन दोनों के दौर में, आने वाले वक्त में? मुझे इतना सादा समझते हैं। ये जो केसेस हैं, केसेस स्टेट की तरफ से हैं। मसलन 9 मई का केस है, मत भूलिए कि जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है वो अपनी जगह हो चुका है। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि वो मुकम्मल भी हो चुका है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को अपने फैसले देने से मना किया था तो वो मामला उधर अभी रुका हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में कोई फैसला होगा उसकी रोशनी में वो फैसला हो जाएगा। दूसरा, ये फर्ज किया ये बड़ा गंदा केस था इद्दत वाला, किसी पॉलिटिशियन ने उसको सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बड़ी हक है, उन्होंने भी कहा कि मैं इस पे ये जो है ना ये हमारा मसला नहीं है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से खुद 21 अक्टूबर को आपके शहर लाहौर में जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल सियासत का निचोड़ है कि आओ मुत्तहिद होकर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया था तो वो इसी नतीजे पर पहुंच के साइन किया था कि 90s में जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अब रह गई के केसेस। नंबर 1 जो पॉलिटिकल केसेस हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह रहे हैं, मैंने बाय द वे लियारी में जब बिलावल भुट्टो जरदारी के कंटेनर जा रहे थे तो मैंने कंटेनर पर बिलावल का इंटरव्यू किया था और ये क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि जो अदालत से सजाएं हैं वो तो अदालत ही अनडू करेगी। पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ, वर्कर्स की, कि उनको हम रिहा करेंगे। ठीक है वी लेफ्ट विद 2.5 मिनट्स। सलमान आबिद साहब से अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस पे भी पराचा साहब भी बार-बार बात कर रहे हैं कि अभी कोई चीज वाजे नहीं हुई, एक आध दिन में वाजे होना शुरू हो जाएगी। अब जो स्टेबिलिटी है वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पीडीएम वाले दौर में देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी का एलिमेंट नहीं था और पब्लिक ने बड़ा सफर किया था, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मेन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो पब्लिक भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, क्या आपको लगता है जो नई हुकूमत फॉर्म होगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी नून लीग की होगी, स्टेबिलिटी आएगी? नहीं जी, कोई इम्कान नहीं है, बल्कि और ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगी, और ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के सवालात भी उठेंगे और ये जो बैगेज हम इस वक्त इंतखाबात का लेके जा रहे हैं ये भी आगे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त किस्म की हुकूमत दरकार थी ना, वो चाहिए थी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत जो आके स्ट्रॉन्ग किस्म के फैसले करे, एग्रेसिव किस्म के फैसले करे, कड़वे फैसले करे और इस रिफॉर्म्स करे, एफबीआर के अंदर करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे, लीगल रिफॉर्म्स करे। अब ये जो भी आ रही है आपके सामने कोलिशन गवर्नमेंट, इसमें तो सारी वजारतों की बंदर बांट होनी है। जो छोटी छोटी जमातें आप उसमें डालेंगे वो कहेंगे हमें वजीर बनाए, हमें मुशीर बनाए। एमकेएम भी अब 17 सीटों के साथ आ गई है, वो भी कहेगी, बलूचिस्तान के लोग भी कहेंगे, केपीके से मौलाना फजल रहमान भी हिस्सा मांगेंगे, पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा मांगेगी। तो ये जो इस तरह की कमजोर हुकूमतें होती हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेक पे होता है। और मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब के बाद बयानात जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बेबस था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके अलावा कुछ चीजें जो कह रहे थे मैं 14 वजारतें खत्म कर दूंगा, अभी 3-4 वो 14 वजारतें पहले उनसे कहें कि वो सिंध सूबाई हुकूमत का साइज तो कम कर लेना, जहां उनकी हुकूमत 15 साल से चली आ रही है। देखिए, कहना कुछ और होता है। अभी 300 यूनिट बिजली माफ करने की बातें की थी ना, मरियम ने भी की थी, बिलावल ने भी की थी। अब उनको कहे ना, उनकी हुकूमत आ रही है तो 300 यूनिट बिजली माफ कर दें, क्योंकि इस वक्त आपकी हालत कुछ और है। क्योंकि 300 उन्होंने कहा था, 200 मरियम साहब ने, 250 भी इत्तेफाक कर ले तो गरीब आदमी का भला हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर और ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स आएंगे, और ज्यादा पोलराइजेशन फैलेगी। और जिस तरीके से अगर आपने इन सारे सवालात को जो इलेक्शन से रिलेटेड निकले हैं, आपने इस पे पर्दा डाला, मट्टी डालने की कोशिश की, तो लोगों का रिएक्शन आएगा, वो इस इलेक्शन के बारे में मनफी होगा। ऑलराइट, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। चले, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, थकावट के बावजूद तशरीफ लाए आप और अपना तजिया हमने रखा। हमारे दोनों सीनियर तजियाकार अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त ये मामला फिल वक्त अभी इबहम का शिकार है, लेकिन काफी हद तक जो समझने वाले हैं, वाकफाने हाल जिन्हें कहते हैं, वो समझ रहे हैं कि मामला किस जानिब जा रहा है। हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारा आपके साथ 1 घंटा और बाकी है, ब्रेक दीजिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें आज सना हमायूं मुलाकात करवा रही हैं। पोलिश ट्रैवलर हैं और वीलॉगर हैं गोशा। पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान को उन्होंने कैसा पाया और क्या ख्यालात हैं उनके पाकिस्तान के बारे में, देखते हैं आज के सेगमेंट फ्लैग्स। हेलो वन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ट्रेल 5 पर, जहाँ पर मैं गोशा से, जो कि हमारी बहुत प्यारी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, पोलैंड से आई हैं। यहाँ पर आने का उनका मकसद क्या है और क्या है उनकी दास्तान, आइए जानते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी प्यारी गेस्ट गोशा के साथ। गोशा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। गोशा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइएगा और पाकिस्तान में आप कितने अरसे से हैं? मेरा नाम गोशा गिरेक, मैं पोलैंड से हूँ। 1 साल मैं पाकिस्तान में हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। मैं टूरिज्म, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल व्लॉग, इंस्टाग्राम एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स मैं काम करती हूँ। एंड आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी है।
गुशा, उर्दू बहुत प्यारी आप बोल लेती हैं, अभी थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से अभी आपने सीखना शुरू की है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ पाकिस्तान में रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोग कैसे लगे यहाँ पर? My experience in Pakistan so far are very, very good. I found especially people are very nice to me and when they पाकिस्तान में मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कई दफ़ा मैंने यहाँ ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल भी किया। यहाँ पर सब लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। उन्हें जब मैं बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हूँ तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। अक्सर लोग तो मुझसे पैसे भी नहीं लेते, कहते हैं आप हमारी मेहमान हैं। सब लोग मुझे बहुत सराहते हैं। मुझे तो पाकिस्तान में अपना आप किसी मलका से कम नहीं लगता। very good job for Pakistan to bring tourists to soften image of the country. So almost every day I have some nice situations. So what can I say? I feel sometimes like a princess. Okay, yeah, definitely. Hospitality comes naturally from Yes. our people, and I guess you like the overall general hospitality yes, from and our it's very people. natural. It's not something that is fake or is like on show off. Yeah, it's not like this. I feel like this is really coming from the heart of the people. Fantastic. First, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान आने का फैसला किन बुनियादों पर किया और अब तक किन-किन जगहों पर जा चुकी हैं? First, I came here in 2022, so it's almost 2 years. मैं यहाँ 2022 में आई थी। एक वीलॉगर होने के नाते मैं हर वक्त नई जगहों की तलाश में रहती हूँ। जब मैं यूरोप में थी तब मैं ये सोच रही थी कि किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग ज़्यादा नहीं जाते। मेरे जहन में ओमान, नमीबिया और पाकिस्तान जैसे नाम आए। तब मैंने पाकिस्तान का इंतखाब किया। पाकिस्तान में समंदर, पहाड़, रेगिस्तान सब हैं। फिर मैंने यूरोप में अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाई और पाकिस्तान आ गई। अब मैं यूरोप से सयाहों को भी यहाँ लेकर आती हूँ। Bringing European people here. Now I would like to know that what is the main cultural aspect of पाकिस्तानी सकाफत की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ आने के बाद बहुत मुनफरिद या मुख्तलिफ लगी? Or anything that you really admire about Pakistani culture? I think it's also about the religion. पाकिस्तान में लोग बहुत मजहब परस्त हैं। यहाँ मजहब पर लोगों को बहुत यकीन है। पाकिस्तान का ये सकाफती पहलू मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने इससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा। Something like this, so I think this is something very interesting. And if I may ask, how is the life? अब मुझे ये बताएं कि पोलैंड और पाकिस्तान की लाइफ में कितना फर्क है? क्या आप यहाँ मुकम्मल एडजस्ट हो चुकी हैं? Adjusted well here? Yeah, first of all, it's about the weather. सबसे पहले तो मौसम बहुत मुख्तलिफ है। पोलैंड में बहुत ठंड है। So here in पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर रोज सूरज निकलता है। हर चीज़ अपने रंग में हसीन लगती है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मौसम की वजह से एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। इसके अलावा सकाफती लिहाज से भी दोनों मुल्क बहुत मुख्तलिफ हैं। लिबास में भी बहुत फ़र्क है। यहाँ मैं पाकिस्तानी कपड़े ही I पहनती also हूँ। wear Pakistani clothes. Yeah, this is which बहुत of course अच्छा we- लग रहा है। Oh, thank you, शुक्रिया. Of course, the culture is also फिर about the पाकिस्तानी खानों की तो बात ही कुछ और है। खाने को लेकर शुरू में मुझे यहाँ बहुत मसाइल दरपेश थे, लेकिन अब मैं मुकम्मल आदी हो चुकी हूँ। अब मैं भी पाकिस्तानियों की तरह मिर्च मसाले खा लेती हूँ। But now, I'm more used to it. So you must have tried Pakistani. फिर तो आपने पाकिस्तानी खाने भी खाए होंगे। इनके बारे में हमें बताएं। And which dishes do you like most and tried? I think I tried most to everything. But मैंने पाकिस्तान में तकरीबन हर खाना ही खाया है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पराठा पसंद है। पराठा मैं हर रोज़ खाती हूँ। इसके अलावा निहारी, चावल, मलाई बोटी भी मुझे पसंद है। यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि चिकन ज़्यादा खाऊं। here. Sometimes I eat beef, mutton, but mostly like I'm into chicken. That's fantastic. It means you kind of like Pakistani food and your appetite likes it about it. Fantastic. So tell me about as a female traveler, as a female entrepreneur. अब मुझे ये बताएं कि खातून सयाह होने के नाते पाकिस्तान में किन-किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा और what are the difficulties and what are the precautions you take? Yeah, so far I have good experience, but of course I have these precautions. Yes, so for example, I'm sharing. मेरा तजर्बा अब तक तो अच्छा है, लेकिन मैं चंद एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाती हूँ। मिसाल के तौर पर जहाँ भी ट्रैवल करूँ, पाकिस्तानी दोस्तों को अपनी लोकेशन शेयर कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि मुझे कुछ भी हो तो मेरे दोस्तों को पता होगा कि मैं आखिरी बार कहाँ गई थी। पाकिस्तान में मैं बस, ट्रेन और जहाज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ। मुझे आज तक कोई मसला नहीं हुआ। इसके अलावा मैं जिस इलाके में भी जाऊँ वहाँ का रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन करती हूँ, दुपट्टे का इस्तेमाल करती हूँ
अपने बाल छुपा कर रखती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि हर इलाके की रिवायात का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। But to be honest, yeah, I can't say anything bad, and I hope it will stay that way. That I will have this good experience. Definitely. I'm glad to know that your experience. मुझे खुशी है कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह हैं जिन्होंने आपको बहुत हैरान किया हो? Few of them first start with Fairy Meadows. Okay. फेरी मेडोस, वहाँ जब आप सुबह उठते हैं और सूरज निकलता है तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। To develop here, to bring more and more people. I think Goshia, we are done with the questions of your Okay. journey and experience. Thank you so much. And now I would like to know more about you. आपको personally क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? What I like, what I don't like. yes. I know पसंद है. तो अब हम गोशी से जानेंगे उनकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में। आपने कहीं नहीं जाना, रहिए हमारे साथ। So गोशा, आप रेडी हैं? Yes, ready. Okay. ठीक है. मैं आपसे करूंगी रैपिड फायर राउंड, ठीक है? Okay, ठीक है. और आपने करना यह है कि 2 ऑप्शंस दूंगी और 2 ऑप्शंस में से आपने एक को चूज करना है, Okay. बट वेरी क्विकली. Yes. You don't have much time to think about it. Okay. No time. Vibrant culture of Lahore or coastal charms of Karachi? Karachi. Karachi. Okay, you are a sea person in me. Yeah, I see. Okay, do you prefer the breathtaking mountains in the north or the serene beaches in the south of Pakistan? North. This part. Okay, North. now you're liking more of the north part. Okay. So are you a fan of flavorful chapli kebab or the aromatic biryani? Biryani. Biryani is one of the most important choice of all the diplomats here. Yes. So do you find more appeal in Pakistan's most historical sites or its emerging modern architects? Historical. Do you feel more comfortable in shalwar kameez, traditional or western attire while exploring Pakistan? Yeah, I like. As you see now, I like Pakistani clothes. Yeah. Nice kurta. Thank you. Thank you. Okay, are you more inclined towards Pakistan delicious mangoes or its juicy orange juices? Orange. I love orange is number one. I drink orange juice every day now. Lahore Fort or Badshahi Mosque? Lahore Fort. Okay, fantastic. Okay, Pakistani music में अब आपको 2 चॉइस दे रही हूँ, पाकिस्तानी सूफी म्यूजिक और द मॉडर्न पॉप. Sophie. Oh, fantastic. Taxila civilization or Mohenjo-daro civilization? Mohenjo-daro. Okay, fantastic, Gosha. It's lovely seeing you, knowing you. आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। और अब आखिर में अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमारे प्यारे हम वतनों के लिए कोई खूबसूरत सा गाना हमें मिली नगमा सुना सकें। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वो गोशा, बहुत शुक्रिया। प्यारा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। हाइक हमने कर ली है, मौसम बहुत अच्छा है और आई थिंक मी एंड गोशा आर हंग्री। Yes, very लेट्स ट्राई सम पकौड़ास। Yeah. आपने पकौड़ा ट्राई किया पहले कभी? No, not yet. First time. तो चलिए भाई साहब पकौड़ा खिलाइए इनको। एक पकौड़ों की प्लेट दो। पहले गोशा इनसे पकौड़े लीजिए। मुझे पकौड़ा चाहिए है। कितने का है? कितने का है? 200 का मुझे डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट। आप 100 गेस्ट इन पाकिस्तान। आपका शुक्रिया। इसमें क्या है अब? पूछें इनसे। इसमें कटलेस और ये चीजें मसाला पाकिस्तानी मसाला, मसाला And the main ingredient is potato. आलू। Aloo. चलो Aloo. गोशा, let's try this. शुक्रिया। Good. Yeah, I like aloo. Very good. Nice. Good one. And when you burn so many calories here, now Yeah. put on a Now- lot of more calories.
We call this raita. Raita. Yeah. This is chutney. This is nice, na? Yeah, this is very good. Perfect combination. गोशा आपको कैसे लगे पकौड़े? पकौड़ा पसंद है. मजेदार है। गोशा को पकौड़े बहुत पसंद आए हैं, जिस तरह पाकिस्तानी लोग पसंद आए हैं, पाकिस्तान पसंद आया है। इसी के साथ मुझे और गोशे को दीजिए इजाजत, क्योंकि अभी हमने ये पकौड़े की पूरी प्लेट खत्म करनी है। खुदा हाफिज़। हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दिन मनाया जा रहा है। मिर्गी का जो आलमी दिन है हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। अचानक बेहोश हो जाना, झटके लगना, दांतों में ज़बान का आ जाना इस मर्ज की जो बेसिक सी अलामात हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी भूत प्रेत है, बल्कि ये भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है, ये एक दिमागी मर्ज है। और अगर दुरुस्त इलाज किया जाए, बर वक्त दवाई ली जाए तो मिर्गी के मरीज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जी 3 मिलियन के करीब और दुनिया भर में 65 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। और ये काबिले इलाज असाबी बीमारी है, लेकिन मर्ज कह लें, लेकिन ये बदकिस्मती से इस मर्ज के हवाले से आगाही ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ इस मरीज का इलाज नहीं हो पाता या मर्ज का इलाज नहीं हो पाता। और मिर्गी के मुतासरा शख्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर उसको खुदा न खास्ता दौरा पड़ता है तो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। और इस पे हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद जी हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर शाजिया कुलसूम साहिबा, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, सुबह खैर आपको, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे बहुत मरीज तकरीबन हमारे सेक्टर ऑफ सोसाइटी में, आई मीन हर जगह पे ही हम देखते हैं, हर 4, 5, 10 लोगों में कोई ना कोई किसी ऐसे मर्ज का शिकार होता है। सबसे पहले तो आप जरा एक्सप्लेन कीजिए, बीइंग स्पेशलिस्ट, ये है क्या एपिलेप्सी? जी हाँ बिल्कुल, मिर्गी के लिए तो ये है कि बहुत सारी मिथ्स है, लेकिन तिब्बी माहिर के तौर पर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि इंसानी दिमाग में जो है ना हर वक्त एक छोटा सा करंट या बरकी रो जो होती है वो मौजूद होती है। और वो इसलिए होती है कि वो हमें इंस्ट्रक्शन देती है। उस बरकी रो के थ्रू जो है वो इंसानी दिमाग जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना, कभी कभी ये शॉर्ट सर्किट इसमें हो जाता है, तो वो शॉर्ट सर्किट बेसिकली एपिलेप्सी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल करंट हो जाए ह्यूमन ब्रेन में और उसकी वायरिंग में, तो वो इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि वो एकदम से जो है वो सीजर्स होते हैं, झटका लगता है, बेहोश होना होता है, या फिर मरीज़ जो है वो हाथ पांव अकड़ा लेता है, कभी कभी उसमें जो है वो पेशाब और पाखाने का अखराज हो जाता है और मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। सो बेसिकली ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, उसका फ्यूज़ जो होता है वो सही काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो फिट्स पड़ रहे होते हैं। सो इट्स अ मेडिकल डिजीज़। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि अवेयरनेस ना होने के बराबर, अनफॉर्चुनेटली शायद शहरों में कुछ हद तक आगाही होती है, लेकिन अभी भी गांव देहातों में हम देखा जाए तो बेचारा जो मिर्गी का मरीज होता है उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि खुदा न खास्ता उसे कोई अछूत बीमारी है या उसे कोई ऐसा मसला है जो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। सो इस हवाले से भी बताइएगा, क्या ये काबिले इलाज बीमारी है? उसको ट्रीट, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई दौरा पड़ता है मिर्गी का या वो स्टेट में चला जाता है, उसको आप जो कह लें उस वक्त जो क्विक रिस्पॉन्स होता है वो क्या होना चाहिए? जी ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट है वो उसकी परसेंटेज जो है ना वो लो मिडिल इनकम कंट्री, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में। और फिर अगर आप पाकिस्तान में इसकी डिवीज़न करें तो एपिलेप्सी का मरीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज़ में कम है। और वही रूरल एरियाज़ हैं जिसमें जो है वो 70%, अगर मैं आपको बताऊं कि डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 26 से 27% लोग जो एपिलेप्सी का शिकार है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई को एज अ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और मेजॉरिटी जिसमें रूरल एरिया के लोग ज़्यादा शामिल हैं वो इसको बीमारी नहीं समझते। वो समझते हैं कोई साया हो गया है, जिन है, भूत है, या अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं और वो हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, या मिर्गी का मरीज़ जो है वो कोई अछूत है,
उसने कोई ऐसी चीज़ कर ली है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। तो बेसिकली जो मेरा एक क्लियर कट स्टेटमेंट है ना कि ये पैगाम सब तक पहुँचे आपके प्रोग्राम के थ्रू कि मिर्गी एक बीमारी है और ये मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में, अक्सरियत में ये काबिल इलाज अच्छा मर्ज डॉक्टर साहबा, है। थोड़ा सा मुझे इसका बच्चों मर्ज के जो है वो बच्चों के हवाले से treatable है। ये बताइएगा, क्या ये जो मिर्गी है ये उम्र के किसी हिस्से में ही होना लाजमी है या पैदाशी तौर पर बच्चों को हो सकती है, और क्या बिल्कुल कुछ इब्तदाई अलामात शीरखार बच्चों के अंदर भी इसकी हो सकती हैं कुछ फिट्स वगैरह की सूरत में, जिसके बाद हमें मालूम पड़े कि ये बच्चा कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकता है और हम आगाज से ही इसका इलाज करना शुरू करें? इन पर्टिकुलर बच्चों के हवाले से हमें बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये तो मेरी फील्ड है एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। जो है मिर्गी के लिए किसी मखसूस उम्र का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये ह्यूमन करंट का जो है वो एक इशू आ जाता है, नेटवर्क जो ब्रेन की नेटवर्किंग है। तो बेसिकली एपिलेप्सी जो है ना वो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे ज़्यादा होती है बच्चों में और फिर ओल्ड एज पे ज़्यादा होती है। तो ये नौमौलूद बच्चों में अगर उनमें कोई जो है वो पैदाइश के अमल के दौरान पेचीदगियाँ हुई हों, बच्चा जो है वो लिम्प बॉर्न हुआ हो या वो पैदाइश के बाद सही से रोया नहीं हो या उसको कोई अर्ली इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। तो उसकी अलामात क्या होती हैं कि बच्चा जो है वो इरिटेबल रहेगा, हर वक्त रोता रहेगा, फिर उसके जो माइलस्टोन होते हैं कि वो स्माइल करता है, नेक होल्ड करता है या रोलिंग करता है या बैठता है, तो वो ये चीज़ें एक्वायर नहीं करता है। और कभी कभी उसमें भी जो है वो पट्ठों का अकड़ाव और जिस्म का जो है वो अकड़ाव होना जाहिर होता है, या फिर वो आई गैस एक तरफ फिक्स कर देता है, वो कहीं जो है वो मदर को फॉलो नहीं करता, उसको ट्रैक नहीं करता है, या फिर वो फीड सही नहीं ले पा रहा होता है, या फिर वो बच्चा जो है वो मखसूस किस्म की मुंह की मूवमेंट कर रहा होता है। तो शीरख्वार बच्चों में भी अलामात जाहिर होती हैं। और फिर उसमें जो है वो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बच्चे को मॉनिटर करें कि वक्त के साथ साथ जो उसकी ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं वो अचीव कर रहा है या नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अर्ली ट्रीटमेंट से ऐसे बच्चों में बहुत सारी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शाजिया, जिससे आपने खुद कहा कि बच्चे अर्ली ट्रीटमेंट से पेचीदगियों से बचा जा सकता है, लेकिन अब ये तो उसी सूरत हाल में होगा जब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और वो जो एक कन्वेंशनल तरीका है मिर्गी के पेशेंट को ट्रीट करने का, हालांकि दो के मेडिकल साइंस में इसका इलाज मौजूद है और जिसे आप खुद भी गाइड कर रही हैं। एक तो पहली बात ये कि ये जो मेडिसिन है या इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या वो सारी ज़िंदगी चलता है या फॉर द टाइमिंग आप इसको लेते हैं और ये क्योरेबल है? इस हवाले से भी बताइएगा। और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से इस बीमारी का इलाज हो सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका कि जो है वो जैसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के होते हैं, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या किसी भी जो है वो लंबी बीमारी का शिकार होते हैं, गुर्दों के अमराज का शिकार होते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट को ऑप्शन लेते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो हमारे एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हमारा ऑप्शन ये होता है कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट कम से कम 3 साल की जाए और 60 to 70% पेशेंट जो होते हैं वो क्योर हो जाते हैं इससे। लेकिन शर्त यही है कि दवाई पूरी लें, वक्त पे लें और उसको बीच में ब्रेक ना करें। और फिर दूसरा ये है कि एपिलेप्सी के हवाले से जैसे आपने कहा कि क्योरेबल तो है, बिल्कुल 60 to 70% में ये क्योरेबल है। और मेजॉरिटी जो है वो ऑप्शन नहीं लेती है, या फिर वो लेती है तो वो इम्प्रॉपर डोजेज में उसको यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर एक जो उसका टाइम फ्रेम होता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म लें तो वो उसको ऑप्ट नहीं किया जाता है। इसकी वजह से रिकरेंस होता है, दोबारा भी फिट्स पड़ सकते हैं। तो लंबे अरसे के लिए मेडिसिन लें और पूरा प्रॉपर डोज लें। और लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें? लाइफ स्टाइल में चेंज ये करें कि आप डिसिप्लिन लाइफ हो आपकी, और जो है वो आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जैसे ब्राइट लाइट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है, जिसमें स्क्रीन है। अब स्क्रीन सेल्यूलर फ़ोन भी हो सकता है, स्क्रीन जो है वो टेलीविज़न भी हो सकता है, लैपटॉप, आईपैड भी हो सकता है। तो उसका मिनिमम यूज़ किया जाए। और इसकी भी गाइडलाइन है कि पूरे दिन में एक बच्चा कितनी देर तक स्क्रीन देख सकता है। ये मेरे पास डॉक्टर साहब लास्ट मिनट है। एक तो ये कि आखिरी इस मिनट के अंदर मैं चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से बिलखुसूस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी हादसे वगैरह से अगर गुजरे हैं, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं
और उनको ये फिट्स वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो लोग उसको मिसट्रीट करते हैं और वो मुझे लगता है कि आगे जाके बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इस हवाले से भी और अदरवाइज भी इन जनरल आप एपिलेप्सी के हवाले से अवेयरनेस के लिए कुछ भी कहना चाहें लास्ट मिनट? बिल्कुल, प्रैक्टिकली तो ये है कि अगर कोई पेशेंट है उसको फिट हो रहा है तो खुदा के लिए उसको किसी जो है वो खुली जगह पे लिटा दीजिए और उसके सर के नीचे कोशिश करें कि कोई चादर या कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ रख लें ताकि वो जर्क्स उसको हो रहे हैं तो उसके हेड ट्रॉमा ना हो। और फिर उसके मुंह में कुछ डालने की या उसको फूंके लगाने की या उसको जो है वो बच्चे को जो है वो जगाने की कोई कोशिश ना करे, बच्चा हो या बड़ा हो। और फिर जब बच्चे को ये हो रहा हो तो कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हम कहते हैं कि वो आप नोज के थ्रू स्प्रे भी दे सकते हैं और वो आप पर रेक्टल भी दे सकते हैं, जिससे वो फिट्स जो होता है वो फौरन अबॉर्ट हो जाता है। और जैसे ही फिट्स अबॉर्ट हो, क्योंकि ये होता ही मेडिकली फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए होता है, तो बच्चे को जो है आप एक जो है वो लेटरल पोजीशन में लिटा दे और फिर उसको जब बच्चा इससे रिकवर हो जाए तो उसको नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन दें। ये दोनों के लिए, ये बड़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। एपिलेप्सी के हवाले से डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कुछ क्रिकेट के हवाले से करते हैं। काफी दिनों के बाद जिक्र क्रिकेट आया है, अभी आएगा वैसे, पीएसएल इज अबाउट टू स्टार्ट, लेकिन उससे पहले हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताना है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हार गया था और भारत के साथ नहीं खेल पाए थे हम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई चैंपियन भारत को फाइनल के अंदर शिकस्त दे दी है। ये एपिसोड रिपीट हो गई है, जो बड़ा वर्ल्ड कप था इससे पहले इंटरनेशनल टीम्स का। 79 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है और पहले बैटिंग की, 253 रन का मजमूआ तरतीब दिया। जो हरजाज सिंह साहब हैं उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, राज लंबानी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय टीम मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 44वें ओवर में सिर्फ 174 रन बनाकर आउट हो गई। आदिश सिंह 47 रन बनाकर नुमाया बैटर है। इसके अलावा हम अगर बात करें राफ मैकमिलन और मोहाली बेयर्डमैन ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरी जाने मोहाली बेयर्डमैन को मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें इसके अलावा, तो उसके सीजन 9 का भी आगाज होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं और एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया। बिल्कुल, PSL 9 की जो ऑफिशियल एंथम है उसका टीजर जारी कर दिया गया है, जिसमें अली जफर और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। वीडियो में अली जफर कह रहे हैं कि खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा। एंथम के आगे जी आयमा बेग के भी कुछ सिंगर, ये टीजर अभी जारी किया गया, पूरा एंथम नहीं आया, लेकिन जो हम आपको बता दें सुपर लीग के सीजन 9 के हवाले से उसका आगाज 17 फरवरी को लाहौर में होगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद फिर जो मैच होगा उसमें आपकी टीम और मेरी टीम मद्दे मुकाबिल होगी जी, और इसमें हम और लाहौर की इंतजामिया भी मद्दे मुकाबिल होगी। जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो आपने मुझे टेंशन दी है, लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह करे इंतजाम अच्छे हो। माय डियर एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर, आपसे अपील है हमारी, इस तरह से इंतजाम तरतीब दीजिएगा कि लोगों को तकलीफ कम से कम, हम ऑफिस आ जाए कम से कम हो। हम जानते हैं आपके लिए भी चैलेंजेस हैं, लेकिन लोगों का ख्याल जरूर रखिएगा। हमारे साथ नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल पे बात करने के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भी एनालिस्ट आते हैं लोगों को लगता है इंतखाबात पे बात नहीं क्रिकेट पे बात। अच्छा नहीं, उन्होंने पीसीबी के इंतखाबी सूरत हाल पे बात की थी, तो इसलिए ये इस मामले में भी डॉक्टर टेनिस फेडरेशन पे भी उनका भी इंतखाब हुआ है, बात कर सकते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाउ इज योर मॉर्निंग? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर इमरान, आपको भी और अरमला को भी। सुबह सवेरे आपके प्रोड्यूसर उठा देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग करना है, मैंने कहा अच्छा हाजिर हुआ। बस क्या करें, हमें भी उठा देते हैं, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, बस ये चल रहा है। तो मिर्जा साहब, ये जो PSL, चले पहले इनफैक्ट हम ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पहले तो हम इस पे कॉमेंट लेंगे, देन हम PSL की जानिब भी आते हैं। देखिए अरमला, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान थे साद बेग, जो विकेट कीपर है, दिलचस्प बात यह कि आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में जीता था सरफराज अहमद की कप्तानी में, उस वक्त साद बेग पैदा नहीं हुए थे।
और वो पाकिस्तान ने फरवरी 2006 में जीता था और सात बेग पैदा हुए फरवरी 2006 नवंबर 2006 में। तो आप अंदाजा लगाएं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन 18 बरस के बाद पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बदकिस्मती, लेकिन 2-3 प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स खासतौर पर आपके बड़े जबरदस्त सामने आए हैं। एक है मोहम्मद जीशान, तवील कामत फास्ट बॉलर, उसके अलावा अली रजा, उसके अलावा नसीम शाह के भाई जो है हुनैन शाह, उबैद शाह, वो आए। तो ये, और फिर स्पिनर्स में भी आपके पास अच्छे स्पिनर्स थे। एक लड़का जो था वो अरफात मिनहास, और उसके अलावा एक और स्पिनर नवीद अहमद खान। फिर बैटिंग भी आपकी अच्छी रही, बैटिंग में आपके काफी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, वो अजान ओवैस ने। तो मैं समझता हूँ ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बदकिस्मती रही कि एक विकेट से ऑस्ट्रेलिया से हारे आखिरी, लेकिन जो इंडिया को जो हराया ऑस्ट्रेलिया ने, वो तो तकरीबन एकतरफा मुकाबला लग रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जब आखिरी चौथी मरतबा जीता है, जब आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया जीता था तो उस अंडर-19 टीम के कप्तान मिचेल मार्श थे, और अब मिचेल मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कप्तानी भी उनको दी गई, T20 टीम की। तो आप देख लें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चले, लेकिन आपने जैसे कि खुद मेंशन किया सिर्फ एक विकेट से हमारे हैं जी, तो मैं इस मौके पे हमेशा कहता हूं मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया, बहुत अच्छा खेली हमारी टीम, हमारी बहुत मुबारकबाद उनको सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए। कम बैक टू द PSL सर, खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, ये इसका टाइटल लग रहा है हमें, जो एंथम आने वाला है। अली जफर साहब टीजर देते नजर आते हैं। PSL को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कौम तो बिजी रही इंतखाबात के अंदर, बड़ा इवेंट था, PSL भी एक बड़ा इवेंट है, तो कैसा होने जा रहा है PSL? पहले तो वो आपने जो कहा ना, मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया, उसका आगे मैं कहता हूँ 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। इसके अलावा भी क्या बात है। तो लेकिन PSL का जो एक वो हाइप बनना थी, इमरान वो नहीं बनी। 17 फरवरी से शुरू हो रही है वो, और इतने टॉप के क्रिकेटर्स भी नहीं आ रहे। मैं देख रहा था कि जो बहुत रीनोन क्रिकेटर्स हैं वो नहीं आ रहे। अफगानी क्रिकेटर्स तो PSL में हिस्सा ही नहीं लेंगे। और वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अली जफर का पहले गाना, अली जफर ने कह दिया मैं गा रहा हूँ, बाद में पता चला कुछ फ्रेंचाइजीज ने एतराज किया तो अली जफर ने नहीं गाया, लेकिन सुहेब शेख साहब जो PSL से वाबस्ता है, उनकी अली जफर से बड़ी दोस्ती है, वो लेकर आए। और अली जफर नो डाउट इज अ टैलेंटेड सिंगर, तो अली जफर ने गाना बड़ा अच्छा गाया होगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन लाहौरी जो है वो ज्यादा जोश व खरोश में नजर आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि हैट्रिक करने जा रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। अगर वो ये टूर्नामेंट भी जीतती है, आपको पता है कि इब्तदाई 4 टूर्नामेंट्स में आखिरी नंबर पर आती थी। मैं ये बहुत ज्यादा तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं नाजरीन को इतना जरूर बता देता हूं कि ये गाना जो अली जफर का वो सुनेंगे, ये पहले गाने से बहुत ज्यादा मुमासलत का हामिल होगा, ये खबर मैं दे सकता हूं उनको, जो बहुत मकबूल है। सीटी बजेगी, जो पहला गाना आया था, सीटी बजेगी, बिल्कुल मुझे याद है, सीटी बजेगी। और फवाद खान ने भी, गुलकार ने भी गाना गाया, आयमा बेग ने भी गाना गाया, आसिम ने भी गाना गाया, तो बहुत सारे लोगों ने। अब आयमा बेग इनके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है लाहौर कलंदर्स की टीम जो है उसके राशिद खान की खिदमात हासिल नहीं है, और मुश्किल हो सकती है उनके लिए कि वो अफगानी क्रिकेटर्स एक्शन में नजर नहीं आएंगे। इमरान, अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कोई मोहसिन कलर नजर आएगा हमें PSL में, सिंस वी गॉट द न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, और आजकल तो वो पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव हैं, बड़ा अहम रोल उनकी रिहाइशगाह पे ये फैसला हो रहा है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो उनका भी कोई कलर PSL में डाल पाएंगे? वक्त तो अभी रिसेंटली आए हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो वो अभी मामला देखेंगे, कुछ लोग जूं की तरह उनके साथ चिमट गए हैं, साथ साथ साए की तरह साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर मुशीरों से दूर रहे तो मुझे उम्मीद है कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा। इसमें शायर का इशारा किस तरफ है मिर्जा साहब? इसमें शायर तशरीह बताइए। बेशुमार लोग हैं शायर, आप इशारों में बात करते हैं, ये नहीं हमें अच्छा लगता। आप हमें सीधा सीधा इशारों में दिल लेने वाले, बता तूने वो क्या है, ये हुनर सीखा कहाँ से? मिर्जा साहब, आप हैं डॉक्टर, आपने डायरेक्ट बीमारी बतानी है, आपने घुमाना नहीं है, आपने बताना बीमारी क्या है। अरमला चाहती है कि मैं अगले मोर्चे पे जाऊं और सीधा गोला मुझे अल्लाह ना करे मिर्जा साहब, हमने आपको ऐसे क्यों आगे करना है। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो PSL का ऑब्वियसली जिस आपने खुद कहा कि हाइप नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था, और जिस तरह से कैंपेन होती है, किट्स रिवील हो रही है, ये इवेंट्स हो रहे हैं, फ्रेंचाइजेस कर रही हैं, उस तरह से नहीं हो पाया। सो अभी ओवरऑल आप इसका जो इस इवेंट का एक चार्म है पब्लिक के अंदर, वो समझ रहे हैं कि उस तरह से बिल्ड हो जाएगा जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा?
शुरू होगा तो उम्मीद तो है बिल्ड हो जाएगा, लेकिन दिलचस्प बात यह अरमला, इस दफा पीएसएल के जो आखिरी फेज है वो रमजान मुबारक में होगा, जो प्ले ऑफ्स है फाइनल रमजान में होगा 18। तो फिर लोग कैसे आएंगे, रोजा खोलकर 7 बजे मैच शुरू होगा, 8 बजे होगा, तरावी के लिए लोग जाएंगे, तो वो बड़ा सा क्लैश हो रहा है। और कराची में फिर आखिरी मरहला है, आप लोग तो ये शाबान में आप देख सकेंगे सारे मैच, आप लोग तो लाहौर में, लेकिन बाकी मैचेस कराची में। लेकिन कराची और लाहौर और हमारे दीगर शहर रमजान में क्रिकेट रात को खेलने के लिए फेमस भी बने हैं। हमारी स्ट्रीट क्रिकेट सबसे ज्यादा रमजान में ही होती है, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले तो कराची में शुरू हुआ, लेकिन अब लाहौर में भी ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक आएगी देखने, लेकिन तरावी के बाद फिर टाइमिंग्स क्या रखते हैं ये भी देखना होगा कि जो मैचेस हैं उनके रात को क्या टाइमिंग्स हो। तो मुमकिन है कि टीम्स जो है ना वो रिजवान भाई जैसे कप्तानों की क़यादत में पहले खुद तरावी अदा करें और उसके बाद मैच हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, आपने ये जो कहा है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए, इसमें कोई हमारी मिस मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, हम इंगेज नहीं कर पाए, हमारे हालात, हमारे बजट्स, इसमें क्या था? और दूसरा ये जो पोलिटिसाइज्ड डिसीजन है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के, इसमें भी अगर आप कमेंट करें। लेकिन पहले जरा प्लेयर्स के हवाले से, जो कि आपकी इस बात से बहुत सारे शायकीन जो कि आपको शायकीन क्रिकेट बहुत देखते हैं, मेरे साहब आपकी बात को सुनते हैं, तो थोड़े मायूस भी हुए हैं कि बड़े बड़े नाम नहीं है और लीग्स की पहचान होते हैं ऐसे बड़े बड़े नाम। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह इमरान ये कि कई लीग्स दुनिया में हो रही है। अभी IL T20 आज उसका शायद इख्तिताम होगा, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, उसके अलावा अभी साउथ अफ्रीका ऐसे 2020 खत्म हुई है, उससे पहले बिग बैश थी। तो सारे प्लेयर्स, और फिर IPL होने जा रही है इसके बाद, तो सारे प्लेयर्स इधर उधर एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए वो, और यहाँ पर एक तो आपने जो बजट की निशानदेही की, इतने पैसे नहीं है जितने IL T20 में। अब आप देखें ना, आजम खान को 1 करोड़ से ज्यादा मिले IL T20 में। तो आप लोग भी ये काम छोड़कर आप तो इमरान चले ही जाए, मुझे तो लगता है कि उसमें काफी है अल्टरनेट रोजी रोटी, लड़कों को पैसे बहुत मिल रहे हैं, जिसकी वजह मेरे साहब आपने जो चले और जाए के दरमियान जो ही लगाया है ना, ये मुझे नहीं हजम हुआ। चले ही जाए आप तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात आपने की है। और जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा लास्ट। तो इसमें यही है, उसकी रीजन यही है कि एक तो प्लेयर्स बहुत ज्यादा, अब डेविड वार्नर वहां दुबई में खेलकर वापस चले गए, तो बहुत सारे जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो तो आ ही नहीं। तो मेरे साथ ये जो ICC का रोल है, आखिरी मिनट है मेरे पास, इसमें आप डोंट यू थिंक कि ICC को अब 2024 में एक ऐसा जरूर मैकेनिज्म, एक स्केड्यूल दे देना चाहिए? इतनी ज्यादा लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट को हर्ट कर रही हैं, हमें इंटरनेशनल इवेंट्स देखने का मजा ही नहीं आता, जो कि हमें लीग्स की आदतें पड़ी हुई हैं, और लीग्स में किसी के स्टेक ही नहीं होते, एक इन्वेस्टर के स्टेक्स होते हैं, या समहाउ छोटी मोटी एफिलिएशंस हमारी शहरों की होती हैं। तो ICC को रोल नहीं प्ले करना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटैक्ट करे, एक्सक्लूसिव करे उन इवेंट्स को? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है इमरान। आप देखें टेस्ट मैच में अभी भी टेस्ट मैच का हुस्न बरकरार है कि जो टेंशन है, जो स्किल्स का मुजाहरा है, वो टेस्ट मैच में देखने में आता है। इवन वनडे क्रिकेट में भी जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है, ICC को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। अब तो छोटी छोटी, हमने तो अपने सिंध प्रीमियर लीग के लिए अपना कायदा वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल ही शिफ्ट करते गए। अब 3-4 दिन में मुकम्मल हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, पिंडी में फाइनल हो गया और कौन जीत गया, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जीत गई। तो बहुत सारी चीजें ये ICC को इसके हवाले से डेफिनेटली दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, हमें बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अब PSL में इंशाल्लाह और 9 आपसे बात होती रहेगी। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वीक का स्टार्ट है, थोड़ी सी कर लीजिए इसके लिए खुशी। हाँ, और फिर उसके बाद वापस आते हैं। खुशी, ओवर टू यू। आज हम कोर फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे, ऑल कोर बेस्ड। सो उसमें वी जस्ट डू 4 एक्सरसाइजेस, कुछ होल्ड्स होंगे। सो वी गोना गो ऑन द ग्राउंड। पहले आपने ऑब्वियसली वार्म अप करना है विद जंपिंग जैक्स, टो टचेस, डायनामिक्स वार्म अप, जो बेसिकली ज़्यादा मूवमेंट से होता है। सो जिसमें हाई नीज, जंपिंग जैक्स आ जाते हैं। देन वी गो ऑन द फ्लोर। वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं। ये अगर हैवी क्योंकि 5 kg इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन, तो वो लाइटर डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। यू कैन डू प्लैंक रोज। उससे मैं आपको बताऊंगी आपने कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है। सो कोर पर बहुत ज़रूरी है ब्रेसिंग एंड ब्रीदिंग। इफ़ यू डूइंग कोर स्पेशली फोकस्ड, तो palm should be, shoulder should be right above the dumbbells, right above the palm, head to heel in one line, stomach tight रखना है, hips tight रखना है, posterior tilt में रहना है आपने, और यहाँ पर आपने breathe in करना है जब pull करना है, and make sure your hips are not moving right or left.
आप अगर बिगनर हैं नी पे कर लें, इफ यू डोंट हैव डंबल्स यू कैन डू इट विद द हैंड एंड यू कैन डू इट ऑन द नीज. अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है यू कैन ग्रैब अ चेयर, उस पे पाम्स रख के कर लें एंड यू शुड बी ऑन द नीज. एंड देन सेकंड एक्सरसाइज इज ऑन द पाम. टेबल टॉप पोजीशन पे जाना है गाइस आपने. Palms right below the shoulders, knees right below the hips, hip width apart, shoulder width apart. So we're going to start with right hand stretched forward and then left leg stretched back and then down. Then again we're going to do right and left. Breathe in, keeping your core engaged. Breathe in, inflate, stomach bahar aayega. Breathe out. Then we're going to switch after 10 reps. And inflate, deflate. Make sure your head to hip is in one line. Then you go on the ground. Sorry, on your back. Sorry. ठीक हो गया. खुशी, हमारे पास कोई 40 सेकेंड्स हैं, उसमें आप वाइंड अप Okay, okay. So we're gonna sit on our hip and leg straight. अगर ये difficult है, then upper body lift करके hold कर लें for beginners. Then last one is on your stomach. This is the last one. Okay. Stretch your arms and legs up and hold. अगर difficult है, सिर्फ one leg lift कर लें या both Okay. leg lift कर लें, and then you lift the arms. All right. ठीक है, 30 seconds each side. Try these exercises. ओके, मुख्तसर लेकिन इफेक्टिव आई बिलीव. खुशी, हमें कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर सिंस द स्टार्ट ऑफ द वीक. तो कर लीजिए जी, हम भी कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एक्सप्रेसो. बिल्कुल, कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.